नमस्कार, जय हिंद। मैं वाई के चौधरी और इस वक्त मैं अलीगढ़ के अंदर मौजूद हूं और हमारे इस शो के ख़ास मेहमान हैं जनाब एडवोकेट इमरान अजीम साहब। आपका हमारे चैनल में खैर मकदम है, वेलकम है सर। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। तो एडवोकेट इमरान अजीम साहब को क्रिप्टो के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज है, काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं। तो हम एक बहुत अहम मौजू पे बात करने जा रहे हैं सर। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंसिंग क्या होती है सर? चौधरी साहब आपका बहुत अच्छा सवाल है। और आज का जो ये एरा चल रहा है, जो ये आज का वक्त चल रहा है, इस दौर में हर इंसान को डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंसिंग की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ये जो दौर है ये टेक्नोलॉजी का दौर है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि ग्लोबल बिजनेस का दौर है, ग्लोबल इकोनॉमी का दौर है। तो हमें डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंसिंग से पहले फाइनेंसिंग को समझना होगा। क्या होता था, अब तक जो हम बिज़नेस करते थे तो ज़्यादातर हम लोग पहले पुराने ज़माने में आम आदमी अपने देश या अपने क्षेत्र तक महदूद रहता था और वो जो भी ट्रांजैक्शन करता था या तो नकद करता था, दस्ती करता था, या फिर वो बैंकों के ज़रिए करता था। लेकिन आज का जो दौर है वो ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेट और एडवांस टेक्नोलॉजी का दौर है, जिसने बिज़नेस को पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया है। अपने बिज़नेस को पूरी दुनिया में ऐसे कर रहा है जैसे वो अपने शहर में कर रहा हो। बहुत सारे बिज़नेस ऐसे हैं जो इंटरनेट के द्वारा चलते हैं और पूरी दुनिया में चलते हैं, जैसे फ्रीलांसिंग के हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिज़नेस है। ऐसे अब अनलिमिटेड जो है ऑनलाइन बिज़नेस चल रहे हैं और ऑनलाइन शॉपिंग है, ई कॉमर्स है। तो आज आम आदमी पूरी दुनिया में जाकर बिज़नेस कर रहा है, पूरी दुनिया के साथ बिज़नेस कर रहा है। तो इस टाइम हमें सबसे पहले फाइनेंसिंग को समझना होगा। उसमें लोगों को ट्रांजैक्शन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि लोकली ट्रांजैक्शन होता था, या तो कैश कर लेते थे या बैंक अकाउंट के ज़रिए कर लेते थे। पहले अपना, चूँकि इंटरनेट आने के बाद बैंकिंग भी ऑनलाइन हो गई तो ये काम और आसान हो गया लोगों के लिए। तो अब जबकि बिज़नेस ग्लोबल हो चुका है, तो उस ज़माने में जब हम ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल करते हैं तो बैंकिंग के जो रूल रेगुलेशन हैं और हर स्टेट की, हर कंट्री का जो लॉ है, हमें उसको फॉलो करना पड़ता है। उसके लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती हैं, लाइसेंस लेने पड़ते हैं, और यहाँ तक कि जब हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें भारी फीस देनी पड़ती है। उसके साथ साथ ट्रांजैक्शन में अमाउंट की भी लिमिट होती है कि आप इससे ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं करते सकते, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ी रुकावट थी बिज़नेस के क्षेत्र में, ट्रांजैक्शन करना। और बगैर ट्रांजैक्शन के बिज़नेस नहीं चलता, ये आप जानते हैं। तो क्या हुआ, एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट कंप्यूटर के, सॉफ्टवेयर के हुए हैं, जिनका नाम था सतोशी नाकामोटो। सतोशी नाकामोटो को पर्सनली कोई नहीं जानता कि वो किस कंट्री के थे, कहाँ के थे, बट उनका नाम डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंसिंग से बहुत ज़्यादा जुड़ा है, बल्कि मैं कहूँगा कि बुनियादी तौर से जड़ से जुड़ा है। सतोशी नाकामोटो एक बहुत ही विजनरी स्कॉलर थे। उन्होंने, उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि एक ऐसा फाइनेंसिंग सिस्टम होना चाहिए कि जिसमें के बीच में, पर्सन टू पर्सन के बीच में, कोई एजेंसी, कोई सरकारी एजेंसी या कोई गवर्नेंस बॉडी बीच में ना हो, कोई सेंट्रल बैंक बीच में ना हो, कोई बैंक बीच में ना हो, और उस पर भारी फीस ना देनी पड़े और उस पर टाइम भी ना लगे। क्योंकि जब हम बैंक के थ्रू करते हैं तो हमें परमिशंस लेनी पड़ती हैं, तो हमारे ट्रांजैक्शन में कई कई दिन लग जाते हैं, बहुत बहुत दिन भी लग सकते हैं। लेकिन जब ये परमिशंस बीच से हट जाती हैं, जब ये भारी बीच से हट जाती हैं, तो ग्लोबल बिजनेस करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो उन्होंने सोचा कि ये कंप्यूटर का ज़माना है, ये डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, तो होना चाहिए क्या कि एक ऐसी डिजिटल करेंसी होनी चाहिए जो एक आदमी पूरी दुनिया में किसी भी देश में एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में सीधा ट्रांसफ़र कर सके और उसके बीच में किसी की परमिशन की ज़रूरत ना हो। तो उन्होंने ब्लॉकचेन की शुरुआत की और 2008 में ब्लॉकचेन की शुरुआत की और ब्लॉकचेन पर एक डिजिटल करेंसी बनाई जिसका नाम था बिटकॉइन। अब बिटकॉइन को उन्होंने लोगों को बताया कि देखिए, ये आने वाले टाइम की आपकी एक डिजिटल करेंसी होगी और इसमें आपको फाइनेंशियल फ्रीडम होगी, यानी कि आप किसी एजेंसी, किसी बैंक के बाउंड नहीं होंगे। इसे अनबैंक्ड सिस्टम भी कहते हैं।
तो ये जो है सतोशी नाकामोटो का आइडिया था और उन्होंने ब्लॉकचेन बनाई और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बनाई और ब्लॉक टेक्नोलॉजी पर एक डिजिटल करेंसी बनाई जो कि कैसे काम करती थी। वो ऐसे काम करती थी कि वो कंप्यूटर पे या मोबाइल पे आप उसको डिजिटल की तरह ट्रांसफ़र कर सकते हो एक मोबाइल से या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर। तो उसमें हमें कोई डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे हमारी फिएट करेंसी होती है, जो किसी भी देश की करेंसी होती है उसको फिएट करेंसी कहते हैं। तो ये फिएट करेंसी की तरह कागज़ या प्लास्टिक की करेंसी नहीं होती, ये डिजिट में होती है। और ये डिजिट में जैसे आजकल हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो हमें वो डिजिटल करेंसी की तरह ही वो पेमेंट दिखता है, इसी तरह से डिजिटल करेंसी काम करती है। तो उन्होंने उसका नाम रखा बिटकॉइन। उसका मतलब ये था कि लोगों को फाइनेंशियल आज़ादी दिलाना, पूरी दुनिया को एक देश की तरह मानकर और एक दूसरे से हमें ट्रांजैक्शन करना, व्यापार करना। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये आई कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में ऑथेंटिसिटी की कमी रही। ये उसकी कमियां ये रही कि एक तो ये लोगों की पहचान नहीं होती थी कि किसके पास पैसा है, कितना पैसा है, वो उसकी कोई पहचान नहीं थी, आइडेंटिफिकेशन नहीं थी। तो इससे बिजनेस करने में बहुत बड़ी परेशानी है। इसी तरह गवर्नमेंट को भी इसको एडॉप्शन कराने में बड़ी प्रॉब्लम आई कि ये नहीं पता कि किसका पैसा किसके पास जा रहा, कितना पैसा जा रहा, उसका कोई ऐसा ऑथेंटिक रिकॉर्ड नहीं था, किसी की पहचान नहीं होती थी। कंप्यूटर है, मोबाइल है, वो वॉलेट बना लिया और उसके अंदर डिजिट रखी हुई है। तो ये कुछ डिजिटल फाइनेंस की ये बहुत बड़ी कमियां रही हैं। और अच्छाई ये थी कि इसमें इजीली ट्रांजैक्शन किया जा सकता था, मतलब बिना रोक टोक के, बिना टाइम के ख़राब किए। और इसमें जो फ़ीस है, जैसे मैंने बताया था कि इसमें फ़ीस भी बहुत कम लगती है और ट्रांजैक्शन बहुत फास्ट होते हैं। और ये ब्लॉकचेन पर चलती है। ब्लॉकचेन के बारे में हम पिछली वीडियो में बता चुके कि ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, एक कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है, एक लेजर कहलाते हैं, इसको कहते हैं मैथमेटिकल लेजर। और इस पर क्या होता है कि जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, जो भी हम एंट्री करते हैं, जो भी डाटा रखते हैं, और इसमें ख़ास तौर से जो सतोशी नाकामोटो ने जो ये बनाया था, उनका ख़ास मकसद था डिजिटल फाइनेंसिंग में यूज़ करना। जबकि अब तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आ गया, उसके बाद हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर में भी ब्लॉकचेन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो मेन पर्पस था वो था डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिंग के लिए था, और उस पर डिजिटल करेंसी बनाने के लिए सबसे पहले ब्लॉकचेन का यूज़ किया गया था। तो ब्लॉकचेन की तारीफ ये है कि ब्लॉकचेन पर जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो ट्रांजैक्शन में कोई बदलाव नहीं कर सकते, उसके अंदर कोई हेरा फेरी नहीं कर सकते, और वो सारे लोग उससे ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हैं। ये डिजिटल फाइनेंसिंग की, ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिंग की खूबी है। अब डिसेंट्रलाइज क्या है? जो वर्ड आया है इसके अंदर डिसेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज का मतलब ही ये होता है कि जिस पर किसी का कंट्रोल ना रहे। क्योंकि बैंकिंग सिस्टम जो था उस पर तो कंट्रोल था, बैंकों के नियम शर्तें लागू होती थी, जो कागज़ वो मांगते थे पहले हमें वो डॉक्यूमेंटेशन देने पड़ते थे। तो वो क्या होता था, वो केंद्रीकृत था, वो सेंट्रलाइज था, बैंक के कंट्रोल में था। इसी लिए हमारे आरबीआई की परमिशन लेनी है, तो कोई गवर्नमेंट की परमिशन लेनी है, तो तभी आप दुनिया के दूसरे देश में ट्रांजैक्शन कर सकते थे। तो दूसरे देश में नहीं, अपने देश में भी, अपने देश में भी अगर आप ट्रांजैक्शन करते थे तो लिमिट थी कि आप एक महीने में इतना ट्रांजैक्शन कर सकते हो, इतना कैश रख सकते हो, इससे ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते। तो बहुत सारी जो ये बैंकिंग लिमिटेशंस थी, ये जो गवर्नमेंट के साथ मिलके जो बैंकिंग टर्म्स एंड कंडीशन थी उसको हमें पहले फॉलो करना पड़ता था। तो ये क्या था कि ये फाइनेंसिंग फ्रीडम में एक बहुत बड़ी रुकावट थी। तो ये डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि जहाँ किसी का कंट्रोल ना हो, यानी कि इसकी खास बात यह है कि जिसने वो डिजिटल करेंसी बनाई थी उसका भी उस पर कंट्रोल नहीं है। ब्लॉकचेन पे जो चीज़ एक दफ़ा डिप्लॉय हो जाती है उसके बाद उस पर से किसी का भी कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। अगर मैंने बनाई है और मैंने वो ट्रांसफ़र दूसरे लोगों को कर दी तो वो फिर वो उसके मालिक हो गया, फिर मैं भी, मेरा कोई कंट्रोल उस पर नहीं रहा। तो इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिंग, जिस पर किसी का कंट्रोल ना हो और फ्री स्टाइल से फाइनेंसिंग हो सके, इसको डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिंग कहते हैं। और ये चलती है ब्लॉकचेन पर, और ये डिजिटली इसका जो है एग्जिस्टेंस होता है। तो इमरान साहब ये बताएं कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिंग का पाई नेटवर्क से क्या ताल्लुक है? चौधरी साहब, आपने ये बहुत ही अहम क्वेश्चन किया है
कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिंग का पाई नेटवर्क से क्या ताल्लुक़ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिंग के बारे में बताया और डिजिटल करेंसी के बारे में बनाया, बिटकॉइन के बारे में बताया, तो होता क्या है कि जैसे मैंने उसकी कुछ खूबी बताई कि उसमें बैंकिंग का कंट्रोल नहीं होता, किसी देश का कंट्रोल नहीं होता, एक आदमी सीधे दूसरे आदमी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है और उससे ट्रांजैक्शन कर सकता है। तो इसकी जैसे मैंने खूबी बताई, तो इससे मैंने कुछ कमियां भी बताई थी। और कमियां क्या थी कि किसी की पहचान नहीं थी कि कौन किसको पैसा ट्रांसफ़र कर रहा है। इससे क्या हुआ कि जो असली डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिंग का जो पर्पस था बिजनेस में यूज़ होने का, जो सतोशी नाकामोटो का ख्वाब था, सपना था, वो पूरा ना हो सका, क्योंकि कोई कंट्री उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता था। धीरे धीरे बिजनेस के लोग भी ट्रस्ट नहीं करते थे, और सबसे बड़ी बात, क्योंकि किसी की पहचान नहीं थी ट्रांजैक्शन करने वाले की, तो उसका इस्तेमाल जो है वो गलत सोर्सेज में होने लगा, मनी लॉन्ड्रिंग में होने लगा, टेरर फंडिंग में होने लगा, सट्टे बाज़ार में उसका इस्तेमाल होने लगा। तो इससे क्या हुआ कि लोगों का बिटकॉइन से यकीन हटता चला गया। तो अभी जो मकसद था कि आम आदमी को फ्रीडम दिलाना, फाइनेंसिंग फ्रीडम दिलाना, फाइनेंसिंग आज़ादी दिलाना, वो पर्पस सतोशी नाकामोटो का पूरा नहीं हुआ। तो उसके बाद एक और विजनरी स्कॉलर आए जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ब्लॉकचेन पर गुजारी। उनका नाम है निकोलस कोकलिस, प्रोफेसर निकोलस कोकलिस, जो कि अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और उन्होंने इसी पर पूरी रिसर्च की है, क्रिप्टो पर और ब्लॉकचेन पर, और इसी पर उनकी पूरी लाइफ और पूरा एक्सपीरियंस रहा। तो उन्होंने इस पर विचार किया कि जब क्रिप्टो करेंसी इतनी इम्पोर्टेंट है और अब ब्लॉकचेन भी तरक्की कर चुकी थी, अब खाली फाइनेंसिंग ही नहीं, नॉन फाइनेंसिंग सॉफ्टवेयर भी हर फील्ड के ब्लॉकचेन पर आ गए थे। क्योंकि इससे पहले यहाँ से काट देना है, क्योंकि इसके बाद इथेरियम आया। बुटेरिक जो थे, एक स्कॉलर थे, उन्होंने ये ब्लॉकचेन पर एक करेंसी बनाई जिसका नाम था इथेरियम। तो इथेरियम का जो प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया, तो उन्होंने एक नई चीज़ दी जिसका नाम था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं कि एग्रीमेंट को, जो ब्लॉकचेन पर एग्रीमेंट बनता है तो वो डिजिट्स में बनता है, और वो जो साइंटिस्ट होते हैं वही वो लैंग्वेज को जानते हैं, वो उस पर जो टर्म्स एंड कंडीशन बनाते हैं सॉफ्टवेयर की या ब्लॉकचेन की या क्रिप्टो कॉइन की, वो उसी शर्तों के मुताबिक काम करता है ब्लॉकचेन पर। उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज होता है। तो उसके बाद बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनने लगे, हर फील्ड के सॉफ्टवेयर बनने लगे। तो डॉक्टर निकोलस कोकलिस ने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए जो रियल में फाइनेंशियल फ्रीडम है और बिजनेस के लिए जो ज़रूरी है पूरी दुनिया में चलाने के लिए, वो आम आदमी के हाथ में कैसे पहुँचे। तो उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी के साथ ब्लॉकचेन पर एक प्रोजेक्ट तैयार किया जिसका नाम है पाई नेटवर्क। उसमें उन्होंने क्या किया कि दो विज़न रखे हैं, कि एक विज़न तो ये रखा कि जो करेंसी हो वो आम आदमी के हाथ में पहुंच जाए। क्योंकि बिटकॉइन के साथ क्या प्रॉब्लम थी कि बिटकॉइन आम आदमी के हाथ में नहीं था। वो जब माइन होता था, जब वो जनरेट किया जाता था, तो उसके लिए बहुत महंगी 20 लाख रुपए के डिवाइस और कंप्यूटर्स लगाने पड़ते थे, और उससे बहुत महंगी बिजली खर्च होती थी, और वो पॉल्यूशन भी पैदा करती थी। तो ये प्रॉब्लम बिटकॉइन के साथ थी, जिसकी वजह से आम आदमी के हाथ से वो दूर था। तो डॉक्टर निकोलस कोकलिस ने सोचा कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ऐसा एक सिस्टम होना चाहिए, ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि जिसमें आम आदमी बिना पैसा खर्च किए आराम से माइन करके अपने लिए पैसा पैदा कर सके और पूरी दुनिया में उसको चला सके। चलाने के लिए तो हमारे पास कॉइन पहले आ ही चुका था कि हम उसे पूरी दुनिया में चला सकते थे, डिसेंट्रलाइज होकर बिटकॉइन की शक्ल में मिल चुका था, लेकिन उसमें बहुत सी खामियां होने की वजह से वो प्रैक्टिकेबल नहीं हुआ और एक इन्वेस्टमेंट का साधन बन के रह गया। खाली लोग उसको ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बस, इससे ज़्यादा वो कुछ काम नहीं आया आम आदमी के। तो डॉक्टर निकोलस कोकलिस ने एक तो ये विचार किया कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो कि बिना पैसा लगाए आम आदमी के हाथ में पहुंच जाए
और आम आदमी को पैसा मिल जाए, समानता के सिद्धांत पर काम करते हुए। दूसरा, उन्होंने सोचा कि जब ये आम आदमी के हाथ में पहुंच जाएगा तो उसको फ़ायदा कैसे होगा, उसकी गरीबी कैसे दूर होगी, उसकी परेशानी कैसे दूर होगी, वो पूरी दुनिया में जाके कैसे चलाएगा। तो उन्होंने सोचा कि साथ साथ एक इकोसिस्टम भी देना चाहिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर सारे पाई के रखने होल्डर जो हैं, जिनके पास भी पाई है, सारे पाई होल्डर वो उस कॉइन से अपनी दिनचर्या की जितनी भी ज़रूरतें हैं वो पूरी कर सकें और पूरी दुनिया से बिजनेस कर सकें, पूरी दुनिया से खरीद फरोख्त कर सकें, और इसी तरह से अपना भी कोई सामान या अपना कोई प्रोडक्ट या सेवा सर्विस वो दूसरों को पूरी दुनिया में बेच सके। तो उन्होंने क्या किया कि एक पाई नेटवर्क पर एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा किया और उस टेक्नोलॉजी पर उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म किया कि पूरी दुनिया के लोग उस पर अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बिजनेस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म बना सकते थे। तो और बना सकते हैं, इस पर काम करने के लिए उन्होंने बहुत मंथन किया और उन्होंने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया कि जिसमें हर किसी की पहचान होगी। अब इसमें दो कैटेगरी आती हैं। एक कैटेगरी तो होती है कंज्यूमर, जैसे मेरे पास पाई कॉइन है तो मैं पूरी दुनिया में कहीं से भी कोई सेवा, सब प्रोडक्ट, सर्विस मैं पूरी दुनिया में जहाँ से भी मुझे अच्छी लग रही है मैं वहाँ से ख़रीद सकता हूँ, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है, हर चीज़ इंटरनेट पर अवेलेबल है। दूसरी चीज़ क्या हुई कि उन्होंने कहा कि दूसरी कैटेगरी बिजनेसमैन की है, जो कि उस टेक्नोलॉजी पर अपना बिजनेस बनाएंगे, अपने सॉफ्टवेयर बनाएंगे, अपने ऐप्स बनाएंगे, अपने मार्केट प्लेस बनाएंगे। तो इन दोनों लोगों की, यानी कि कंज्यूमर की भी और बिजनेसमैन की भी, दोनों की पहचान होनी चाहिए। तो आम जो पाई यूज़र है उसके लिए उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग KYC सिस्टम बनाया कि जिसमें हर मेंबर को अपनी पहचान बतानी ही होगी, अपने ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करने होंगे, और उन्होंने उसको अलग अलग तरह से बार बार चेक किया कि कोई इसको मिसयूज़ ना करे और अपनी आईडी को किसी से सेल ना करे, अपने अकाउंट को किसी को ट्रांसफ़र ना करे। इसीलिए उन्होंने टाइम टू टाइम उसको रीचेकिंग सिस्टम रखकर KYC का अपडेट उन्होंने कंटिन्यू रखा, और उसको मैं AI का भी यूज़ किया, अच्छे सॉफ्टवेयर का भी यूज़ किया और अच्छी सिक्योरिटी का भी यूज़ किया। तो इस तरह से जो है उन्होंने ये सिस्टम बनाया कि हर पाई होल्डर की पहचान हो। उसके बाद जो बिजनेसमैन है उनके लिए रखा KYB, कंज्यूमर या कस्टमर की पहचान होती है, उसे कहते हैं KYC, नो योर कस्टमर। इसी तरह से एक बिजनेसमैन की पहचान होती है नो योर बिजनेस, KYB। तो ये दोनों चीज़ का उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हुए प्रोविज़न किया। अब इन दो चीज़ से क्या फ़ायदे थे? इस दो चीज़ से फ़ायदे हैं कि पूरी दुनिया के कोई भी कंट्री हो, उनका गवर्नेंस बॉडी हो, फाइनेंशियल बॉडी हो, वो हर बंदे पर ट्रस्ट कर सकती हैं, इस टेक्नोलॉजी पर ट्रस्ट कर सकती हैं, क्योंकि वहाँ पर जो भी आदमी है, जो भी यूज़र है, उस हर यूज़र की पहचान है, उसकी पहचान की जा सकती है, किस कंट्री से, किस एरिया से, क्या उसका फ़ोन नंबर है, क्या उसकी ईमेल आईडी है। मतलब उस ट्रांजैक्शन पर भरोसा किया जा सकता है कि ये जो पैसा है ये नंबर 2 का नहीं है, ये सही तरीके से टैक्स पे करके उसने यूज़ किया। तो ये पर्पज़ हुआ KYC का। KYB का पर्पज़ ये हुआ कि जो भी बिजनेसमैन उस प्लेटफॉर्म पर अपना बिजनेस बनाएगा वो सही तरह से पैसा लेकर आ रहा है, इस बात की गारंटी है, क्योंकि उसकी पहचान है, उसको वेरीफाई किया जा सकता है, उसको चेक किया जा सकता है, और कोई भी गवर्नमेंट ये देख सकती है कि ये बिज़नेस जो कर रहा है ये पूरी तरह से ये टैक्स पेड करके कर रहा है, और जो परमिशन चाहिए जिस कंट्री में जिस बिज़नेस के लिए जो लाइसेंस चाहिए, क्या वो लाइसेंसिंग उसके पास है, और वो सारे लाइसेंस उसको पाई नेटवर्क को सबमिट करने होंगे। इस बिज़नेस के लिए जिस कंट्री में जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जब वो डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट करने होंगे पाई नेटवर्क के पास, तो फिर पाई नेटवर्क उसको वेरीफाई करेगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो लाइसेंस हैं, ये सब ऑथेंटिक हैं, सही हैं, और इसके अलावा कोई ऐसा लाइसेंस तो नहीं है जो कि इन्होंने न लिया हुआ हो। जब ये सब चीज़ से वो सेटिस्फाई हो जाते हैं पाई नेटवर्क, तभी वो उन बिज़नेस को, उन ऐप को अपने प्लेटफॉर्म पर अप्रूव करते हैं और काम करने की परमिशन देते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये हुआ कि कोई भी गवर्नमेंट देश के, किसी भी देश की
इसे अलाउड कर सकती है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि हमारे पास ऑथेंटिसिटी के सारे प्रूफ कस्टमर के भी हो गए और बिजनेसमैन के भी हो गए। अगर कभी डाउट होता है किसी फाइनेंशियल एजेंसी को, किसी गवर्नेंस बॉडी को, तो वो क्या कर सकते हैं कि वो पाई नेटवर्क से उनका डेटा मांगकर उसको पूरी तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिंग में पाई नेटवर्क ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है और सही मायनों में आम आदमी के हाथ में पाई माइनिंग करने का एक ऐसा ऑप्शन दिया है जिसमें ना तो कोई पैसा लगता है और ना ही कोई महंगे कंप्यूटर्स लगते हैं। पाई ने जिस टेक्नोलॉजी पर माइनिंग की है वो माइनिंग जो है वो स्मार्टफोन पर होती है। आज के बाद आज के टाइम पूरी दुनिया में लगभग ज़्यादातर लोगों के पास स्मार्टफोन है और आम लोगों के पास स्मार्टफोन है। उसकी वजह से वो फ्री में अपने फ़ोन पर माइनिंग कर सकते हैं। ना महंगे डिवाइस की ज़रूरत है, ना महंगी बिजली की ज़रूरत है, ना ही उसमें पोल्यूशन लगता है और ना ही फालतू इंटरनेट लगता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम ये देखें कि पाई नेटवर्क ने जो ये काम किया है वो बिल्कुल टोटली आज़ादी दी है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिंग को असली शक्ल दी है और इस तरह से आम आदमी के हाथ में फाइनेंशियल फ्रीडम दिया है, जो कि सतोशी नाकामोटो का भी सपना था और ये ही आज की ज़रूरत थी। इमरान साहब ये बताएं डी ऐप क्या होता है? तो साहब ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है और ये सबको पता होना चाहिए कि डी ऐप क्या होता है। डी ऐप का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज ऐप, डिसेंट्रलाइज्ड ऐप। क्योंकि हम बात डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिंग की कर रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पर ये डिसेंट्रलाइज ऐप का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो पाई नेटवर्क पर जो भी इकोसिस्टम बनता है, जितने भी बिजनेस ऐप्स बनते हैं, तो उस ऐप्स पर किसी का कंट्रोल नहीं होता जिस तरह से डिजिटल करेंसी पर नहीं होता। यानी कि मैं अपना ऐप बनाकर उसको बिना किसी कंट्रोल के, किसी एजेंसी के, मैं उसको चला सकता हूँ। जैसे पहले हम कोई ऐप बनाते थे तो वो हमारे किसी न किसी सर्वर पे होते थे, सर्वर किसी न किसी कंपनी का होता था, तो उस पर उस कंपनी का कंट्रोल होता था। उसके बाद वो इंटरनेट के माध्यम से बहुत सोशल प्लेटफॉर्म पर चलते थे, जैसे कि गूगल सर्च इंजन, इस तरह से बहुत सारे उसमें प्लेटफॉर्म इन्वॉल्व होते थे। अगर वो चाहे तो उसको रोक सकते थे। प्ले स्टोर ये भी सेंट्रलाइज एक प्लेटफॉर्म है, तो वो किसी उस पर अपना उनका फंक्शन रोक सकते थे। लेकिन अब जो ये एप्लीकेशंस बनती हैं ये सीधा बनती हैं वेब3 पर, ब्लॉकचेन पर। तो ब्लॉकचेन पर जो चीज़ बनती है उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। यानी कि अगर मैंने कोई बिज़नेस अपना बनाया है, अपना ऐप बनाया है, तो मेरे बिज़नेस पर दूसरे लोगों का कोई कंट्रोल नहीं है। मैं फ्रीली उसको बिज़नेस कर सकता हूँ। ना तो पाई नेटवर्क उसमें कोई इंटरफेयर कर सकता है और ना ही कोई दूसरी एजेंसी या कोई दूसरी टेक्नोलॉजी या कोई कंपनी उस पर अपना कंट्रोल कर सकती है। तो इस पर इसी तरह से ऐप बनते हैं, जैसे कि हमारे ई कॉमर्स है और दूसरी तरह के जो हम सर्विस और प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं उसके ऐप होते हैं। टूर एंड ट्रैवल का होता है, बहुत सी सर्विस इस तरह की होती हैं, वो ऐप बनते हैं। तो बस अब फ़र्क ये है कि ये डी ऐप का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज, कि डिसेंट्रलाइज, ये सेंट्रलाइज नहीं है, इस पर किसी कंट्रोल नहीं है। उस पर कोई भी आदमी जो बिज़नेस कर सकता है। अगर उस बिजनेसमैन ने कुछ लोगों को एक्सेस दिया है, कुछ कंज्यूमर को एक्सेस दिया है कि आप अपने इस पे अकाउंट बना सकते हो, आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, तो फिर वो ऐप बनाने वाला भी उस सिस्टम में इंटरफेयर नहीं कर सकता। वो पूरी तरह पारदर्शित होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। और इस तरह के जितने भी एप्लीकेशंस बनेंगे आने वाले टाइम में वो वेब3 पर बनेंगे। वेब3 जो होती है वो वेब टेक्नोलॉजी होती है, जो वेबसाइट की टेक्नोलॉजी होती है, वो अब जैसे पहले सर्वर पर और गूगल पर चलती थी, अब वो भी सारी की सारी ब्लॉकचेन पर चलेंगी। तो उस पर जो ऐप हमारे तैयार होंगे उसको डिसेंट्रलाइज ऐप कहते हैं। और डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिंग से इसका बहुत ज़्यादा जुड़ाव है, क्योंकि ये डिजिटल करेंसी, जो क्रिप्टो करेंसी होती है, उसके माध्यम से चलते हैं। उसमें ट्रांजैक्शन का जो माध्यम होता है वो क्रिप्टो करेंसी होती है, इसलिए इसका बहुत गहरा ताल्लुक है डिसेंट्रलाइज ऐप और डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिंग। साहब, दाऊ क्या होता है? आपकी खुद एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है पाईएक्स फाउंडेशन के नाम से, तो उसका दाऊ से क्या ताल्लुक है? जी, आपका बहुत अहम सवाल है। जिस तरह से आपने डीएप के बारे में पूछा था, तो इसीलिए इसके साथ डाउ का क्वेश्चन होना भी बहुत ज़रूरी था। डाउ का मतलब होता है
डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, इसे डाउ कहते हैं। अब डिसेंट्रलाइज का तो मतलब मैंने बता ही दिया, जिस पर किसी का कंट्रोल ना हो। ऑटोनोमस कहते हैं खुद से चलने वाला, और ऑर्गेनाइजेशन मीन संस्था। तो एक ऐसी संस्था जिसमें पूरी दुनिया के लोग जुड़े हों और उसमें हमें किसी कंट्री का या किसी का रोक टोक बीच में ना हो, एक दूसरे से ट्रांजैक्शन करने के लिए, एक साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, इसको ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। क्योंकि अभी तक जितनी भी संस्थाएं होती हैं वो किसी न किसी एक या तो राज्य के या देश के दायरे में बंधी होती हैं, और वो लोगों को तमाम तरह के परमिशन लेकर उसके सदस्य बनने के लिए चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन जो डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन डाउ होती हैं, उसमें हम पूरी दुनिया जो है वो एक संस्था में जुड़ी होती है और जुड़ सकती है। अगर वो चाहें तो किसी एक मुद्दे पर, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन पर, किसी एक टेक्नोलॉजी को लेकर, किसी एक विजन को लेकर वो सब इकट्ठा होकर एक दूसरे के साथ पूरी दुनिया में जुड़ सकते हैं। तो इसी तरह से जिस तरह से डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिंग आई है, उसके प्रमोशन के लिए और तमाम सारी चीज़ों पर एक राय बनाने के लिए, कंसेंसस करने के लिए हमें ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन की, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ज़रूरत है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसका नाम है पाईएक्स फाउंडेशन। पूरी दुनिया में चूँकि पाई ने डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिंग को सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है और इसे सच करके दिखाया है, एक टेक्नोलॉजी दी है। तो पाई नेटवर्क का एक करिश्मा ये भी है कि पूरी दुनिया में पाई नेटवर्क के 70 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स हैं जो पाई को माइन करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कम्युनिटी होती है, जो भी आज तक ये एक रिवॉल्यूशन है। पूरी क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में, ब्लॉकचेन की दुनिया में आज तक हज़ारों लाखों कॉइन्स बन चुके हैं। उसके बाद भी कोई एक ऐसी कम्युनिटी नहीं है, किसी एक कॉइन की इतनी बड़ी कम्युनिटी नहीं है, किसी एक प्लेटफॉर्म की इतनी बड़ी कम्युनिटी नहीं है जितनी बड़ी कम्युनिटी पाई नेटवर्क की है, जो कि लगभग 250 कंट्री के अंदर है और 70 मिलियन से ज़्यादा है, जो कि दिन ब दिन बढ़ रही है। लेकिन एक समस्या भी है। समस्या ये है कि पाई तो अपनी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, अपने सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करने पे, इकोसिस्टम बनाने पर, केवाईसी और केवाईबी करने पर और नई नई चीज़ें लोगों को देने के लिए। बट जो कम्युनिटी है वो ऑर्गेनाइज नहीं है, उसका अपना कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, बिखरी भी है। उससे क्या हो रहा है कि सही अपडेट जो है लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और जो पाई की टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करेगी, किस तरह से हम डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिंग को रियल में यूज़ करेंगे, वो हम नहीं समझ पा रहे, समझा नहीं पा रहे, क्योंकि हमारा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। और जितने भी पाई के यूज़र्स हैं उसमें ज़्यादातर एशियन कंट्रीज़ के लोग हैं और उसमें मिडिल क्लास, गरीब लोग, कम पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर एक ज़रूरत है एक स्ट्रॉन्ग डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस बॉडी की। तो हम लोगों ने, इंडिया के कुछ पायोनियर्स ने इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए महीनों का मंथन करने के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, जिसका नाम है पाईएक्स फाउंडेशन। अब पाईएक्स फाउंडेशन ने अपने कुछ विजन और मिशन तय किए हैं, जो कि पाई के इस मिशन को सक्सेस कर सकते हैं या सक्सेस करने में अपना एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। उस इकोसिस्टम और उस डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिंग को लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों में उसको बढ़ावा देने के लिए, और ज़्यादा जो अभी पाई यूज़र नहीं है उसमें भी पाई इकोसिस्टम और पाई कॉइन का एडॉप्शन करने के लिए, एडॉप्शन बढ़ाने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है और करेगी। तो मैं जिक्र करना चाहूँगा कि पाईएक्स फाउंडेशन के विज़न और मिशन क्या है। इसका पहला जो विज़न है वो ये है कि एक पूरी दुनिया में एक ऑटोनोमस बॉडी होनी चाहिए पायोनियर्स की, पाई यूज़र्स की, जिसमें हम और लोगों को भी शामिल करें जो नॉन यूज़र हैं और उनको भी पाई के बारे में बताएं। तो सबसे पहले हम कम्युनिटी को यूनाइट करें और इस कम्युनिटी को और बड़ा करें, ये पहला विज़न है। दूसरा विज़न है हमारा एजुकेशन, कि कम्युनिटी के अंदर हम एजुकेशन सिस्टम शुरू करें
जो अनअवेयर लोग हैं उन्हें पाई की पूरी टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं कि पाई किस टेक्नोलॉजी पर बना है, इसकी क्या आवश्यकता है, ये टेक्नोलॉजी कहाँ से बनी, कैसे काम करती है, और उस पर जो हमारे साथी उस पर अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करना चाहते हैं, उनको उसके बारे में, उस टेक्नोलॉजी के बारे में एजुकेट किया जाए और पूरी तरह से सिस्टमेटिक एक ट्रेडिशनल वे में उन्हें एजुकेट किया जाए और सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह उनको कराया जाए। इसी तरह से हमें ये एजुकेशन भी उनको देनी है कि जो लोग उस पर अपना बिजनेस बना रहे हैं उस बिजनेस से हम ट्रांजैक्शन पूरी दुनिया में कैसे कर सकते हैं, लेन देन कैसे कर सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि उस ऐप पर जितने भी ऐप उस पर आएंगे, जितने बिजनेसमैन आएंगे, उसमें बहुत सारे आमदनी के ऑफ़र भी आएंगे, इनकम के ऑफ़र भी आएंगे, ज़्यादा पाई कमाने के और ऑफ़र आएंगे। तो किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा पाई दूसरे लोगों के बिजनेस से जुड़कर अर्न कर सकते हैं, इसकी एजुकेशन हम लोगों को दें। तो इससे हम जो है ना उस असली मकसद को कामयाब कर सकते हैं। इसके साथ साथ बीइंग इंडियन, भारतीय होते हुए हमें अपनी भारत की परिस्थितियों को भी नज़र में रखना होगा। हमारे यहाँ आज भी शिक्षा की बहुत बड़ी कमी है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट है। आज जब पूरी दुनिया इंटरनेट को यूज़ कर रही है, एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही है, एआई को यूज़ कर रही है, वेरिएबल टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही है, ब्लॉकचेन को यूज़ कर रही है, वेब3 को यूज़ कर रही है और अच्छे अच्छे मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रही है, सोशल मीडिया को प्रमोशन के लिए यूज़ कर रही है, कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत एडवांस यूज़ कर रही है, वहाँ पर अभी हम इस सारी चीज़ों से अनअवेयर हैं, अनजान हैं या कम मालूमात रखते हैं। चंद लोग ही इसके एक्सपर्ट हैं, आम पब्लिक हमारी इससे वाबस्ता नहीं है। तो हमने इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा सिस्टम बनाया कि हम लोगों को एजुकेट करेंगे और तैयार करेंगे इन चैलेंजों से मीट आउट करने के लिए, और उनका जो माइंड सेट है वो उन विकसित देशों के लोगों के बराबर बनाना जो वो इन सारी टेक्नोलॉजी को और मैनेजमेंट को यूज़ करते हैं। तो इस पर हम काम कर सकते हैं कि हम उनको ये वाली एजुकेशन दीजिए जो वो डेली यूज़ में वो अपना बिजनेस में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, किस तरह से वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं, किस तरह से प्रमोशन कर सकते हैं, क्या क्या लाइसेंसिंग चाहिए। तो इस तरह से उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और वो अपना बिजनेस अपने कंट्री और अपने क्षेत्र में भी कर सकेंगे। तो हमारा ये विज़न कंप्लीट है एजुकेशन पर। तीसरा विज़न है हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा करना जो अभी तक इंडिया में नहीं है, एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म युवाओं के लिए, यानी कि जिस पर जो युवा अपने सपनों का कोई भी आइडिया, बिजनेस, इनोवेशन इस प्लेटफॉर्म पर लॉन्च कर सके, तैयार कर सके और तैयार करके उस पर चला सके। क्योंकि हमारे पास एक अपना परिवार होगा, एक बड़ी कम्युनिटी होगी जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे होगा, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट रहेगी अपना बिजनेस करने के लिए। क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन हो वो नेटवर्क की तलाश करता है, तो यहाँ ऑलरेडी हमारे पास एक बड़ी कम्युनिटी है। हमें यूनाइट होकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जिस पर कोई भी अपनी ब्रांडिंग कर सके, अपनी पहचान बना सके, अपना बिजनेस कर सके। और ये जो संगठन है उनको पूरी सपोर्ट देगा, क्योंकि हम एक्सपर्ट लोगों को पैनलाइज करेंगे, जैसे कि लीगल सिस्टम वाले हुए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए और कौन कौन से लाइसेंस चाहिए, कहाँ कहाँ रजिस्ट्रेशन होते हैं। इसके अलावा कि हमारा मैनेजमेंट कैसे बनता है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर बनते हैं, कौन कौन सी वेबसाइट बनती हैं जिससे हम बिज़नेस को अपने अच्छे तरह से चला सकें, इस चीज़ की उनको सपोर्ट देना, जानकारी देना। इसके साथ साथ बिज़नेस को प्रमोट कैसे करना है, सोशल मीडिया पर कैसे प्रमोशन करना है और प्लानिंग कैसे करनी है, टारगेटिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें उनको हम एजुकेट करके और उनको गाइड करके तैयार करेंगे कि वो अपना भविष्य में लॉन्च कर सकेंगे प्लेटफॉर्म, अपना कोई भी बिज़नेस लॉन्च कर सकते हैं और वो कॉन्फिडेंस के साथ, कामयाबी के साथ उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं। पहले वो इंडिया में करेंगे, अपने क्षेत्र में करेंगे, अपनी कैपेसिटी में करेंगे, फिर उनके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो उनको हेल्प करेगा पूरी दुनिया में डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से और डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी के माध्यम से, डिसेंट्रलाइज करेंसी के माध्यम से उनको ये जो प्लेटफॉर्म है सपोर्ट करेगा कि हम पूरी दुनिया में जाकर बिजनेस करें। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि आज का जो टाइम है वो भारत जो सबसे बड़ी मार्केट है दुनिया की, आज दुनिया में सबसे बड़ी पॉपुलेशन इंडिया की है
तो सबसे बड़ा मार्केट भी इंडिया में है। हमारी इस अनअवेयरनेस की वजह से, ये हमारी अपनी एजुकेशन की कमी की वजह से, हमारे टेक्नोलॉजी को ना यूज़ करने की वजह से, हमारा जो सूचना तंत्र कमज़ोर होने की वजह से दूसरे देश के व्यापारी हमारे देश में आकर बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं और हम उन पर काम करते हैं और वो पैसा कमाकर अपने विकसित देशों में ले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें आर्थिक देश बनने में एक रुकावट आती है और हमें टाइम लगता है। फिर भी हमारे देश ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, हमारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, हमारे देश के लोग एंथुसियाज्म बहुत है, लेकिन यहाँ सही प्लेटफॉर्म ना मिलने की वजह से बहुत सारे उन्हीं विकसित देशों में चले जाते हैं। तो हमें अपने यहाँ ऐसा माहौल बनाना है कि हमारी जो पोटेंशियल है वो हमारी कंट्री में रहे और हमारा माइंडसेट जो है विकसित देशों के बराबर हो। इस तरह से हम अपने समाज को भी सहयोग कर सकते हैं, अपने क्षेत्र को विकसित कर सकते हैं, डेवलपमेंट सेंटर बना सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में और सोशल डेवलपमेंट के क्षेत्र में। तो ये हमारा इकोसिस्टम खड़ा करना, हर बंदे को अपने बिजनेस की पहचान हो, इस तरह के विजन पे काम करना, ये हमारा जो है तीसरा विजन है पाईएक्स फाउंडेशन का। चौथा विजन है हमारा चैरिटी, सहायता करना। अभी भी हमारे देश में बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो एक्सपीरियंशियल एजुकेशन ले सकें, अनुभव आधारित शिक्षा ले सकें, रोजगार परक शिक्षा ले सकें। उन लोगों को शिक्षा देने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए हम चैरिटी का काम करेंगे। इसके साथ साथ आज हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो है स्वास्थ्य का, कि हमारे यहाँ बहुत सारे इतने गरीब लोग हैं जिनको सही तरह से इलाज नहीं मिल पाता। तो हम सब मिलकर, अगर बूंद बूंद से सागर बनता है, हम थोड़ी थोड़ी भी सारी कम्युनिटी मिलकर मदद करेगी तो हम तमाम लोगों को स्वस्थ बना सकते हैं और बहुत सारे लोगों को शिक्षित और रोजगार बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा भाई, हमें दुआ मिलेगी, आत्म को संतुष्टि होगी और हमारा समाज जो है वो सक्षम होगा। हेल्दी शरीर में हेल्दी आइडियाज़ आते हैं, हेल्दी आइडिया से हेल्दी बिजनेस बनते हैं, जिससे समाज भी तरक्की करता है और देश भी तरक्की करता है। तो हमें सबसे पहले अपनी मार्केट को बचाना है, फिर उसके बाद हमें पूरी दुनिया की मार्केट पर जाकर कब्जा करना है, अपने एजुकेशन लेवल को बढ़ाकर और अपने माइंडसेट को बढ़ाकर। तो ये हुए हमारे 4 विजन। 5वां विजन हमारा ये है कि हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित करें समाज के अंदर, कि लोग, हमारे युवा अच्छी डिवाइस, अच्छे सॉफ्टवेयर, अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकें और हम अपने सूचना तंत्र को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि हमारी कोई भी स्कीम आती है, चाहे पाई की हो या हमारे अपने प्लेटफॉर्म से बने हुए इकोसिस्टम की कोई अपॉर्चुनिटी उनके लिए हो, तो वो तुरंत उन तक पहुंच सके और वो उसके बारे में कोई इंक्वायरी करना चाहें या वो अपना आइडिया डेवलप कराना चाहें तो वो तुरंत संपर्क कर सकें। और इसके साथ साथ हम अपने देश के जितनी भी स्कीमें हैं, चूँकि हमारे देश में हमारी सरकार भी बहुत सारी स्कीमें बनाती हैं अलग अलग क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में, लेकिन क्या होता है कि हमारा सूचना तंत्र कमज़ोर होने की वजह से वो स्कीमें चंद लोगों तक ही पहुंचती हैं, आम आदमी तक नहीं पहुंचती, पिछड़े क्षेत्रों तक नहीं पहुंचती। तो हम इस तरह से अपने तंत्र को मजबूत करके, सूचना तंत्र को मजबूत करके, अच्छे सॉफ्टवेयर, अच्छे टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके हम उन स्कीमों को भी आम आदमी तक पहुंचाकर अपनी सरकार को भी सहयोग कर सकते हैं। तो ये विजन है और हमारी एक वेबसाइट है जिसके साथ लोग बड़ी तेज़ी से जुड़ रहे हैं, उसका नाम है pixfoundation.net। तो अगर उसमें हमारे कैंपेन में आपको हिस्सा लेना है, मेंबरशिप कैंपेन में हिस्सा लेना है, उससे जुड़ना है और इस सारे डेवलपमेंट प्रोसेस का पार्ट बनना है, तो उसमें आपके लिए लीडरशिप ऑफर है। आप आइए, आप कॉन्टैक्ट अस में जाइए, वेबसाइट पर अपना प्रश्न डालिए, अपना फ़ोन नंबर छोड़िए, अपनी ईमेल आईडी छोड़िए, आपसे संपर्क किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपका, आपने इतना कीमती अपना समय दिया और हमारे व्यूअर्स हमारे चैनल पे आते हैं तो उनको इससे काफ़ी बहुत अच्छी राहत मिलेगी। आपने एक बहुत अहम जानकारी दी है। तो मैं अपने व्यूअर्स से भी कहना चाहूँगा कि पाईएक्स फाउंडेशन की आप मेंबरशिप लें और पाईएक्स फाउंडेशन की जो वेबसाइट आपने बताई है उस पर जाकर के आप विजिट करें और मेंबरशिप भी ले सकते हैं। और हम इसी तरह के वीडियो आप चाहेंगे तो हम और भी आगे बना सकते हैं। आप कमेंट में हमें अपनी राय ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।